गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे स्टूडेंट कैसे हैं? सब ठीक ही होंगे। टुडे आई शैल टीच यू अबाउट द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बीएससी थर्ड ईयर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टुडे आई शैल टीच यू, फिर से शुरू करें। आई शैल टीच यू मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड कैसे बनता है और किस तरह से लिगेंड अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को मेटल को देता है, किसी अवधि करके कॉम्प्लेक्स बना लेता है, यानी मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। आज हम केवल यही चर्चा करेंगे कि कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल और लिगेंड के बीच में किस तरह से बॉन्ड बनता है। ठीक है, और यहाँ पर आप प्रीवियस क्लासों में पढ़ चुके हैं कि आपने बॉन्ड एटम बनाता है, ये तो पढ़ ही चुके हैं। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि कैसे ऑलरेडी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स बनता है ना, और उसमें किस तरह से मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो देयर आर 3 थियरीज ऑफ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हुआ करते हैं उनके अंदर ऑलरेडी 3 प्रकार के बॉन्ड बना करते हैं, है ना। आपको मैं प्रीवियस क्लास में बता भी चुका था कि बॉन्ड कैसे बनते हैं। तो आपने देखा कि 3 प्रकार से बॉन्ड बनता है। बॉन्ड बनाने की जो थियरी होती है वह 3 तरह की होती है। एक तो होता है वैलेंस बॉन्ड थियरी। जो ए पॉइंट है वो क्या है? वैलेंस बॉन्ड थियरी। बी पॉइंट क्या है? क्रिस्टल फील्ड थियरी। सी पॉइंट क्या है? लिगेंड फील्ड थियरी। यानी हमारे पास बॉन्ड बनाने की 3 थियरियां हैं। पहली थियरी तो यह है, ए पॉइंट जो लिखा हुआ है, देखिए, देयर आर 3 थियरीज ऑफ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस बनने के लिए तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग जो हुआ करती है वो 3 है। ए पॉइंट में है वैलेंस बॉन्ड थियरी, बीबीटी जिसे कहते हैं। आप प्रीवियस बीएससी पार्ट 1 में इसको पढ़ चुके होंगे कि क्या होता है ये वैलेंस बॉन्ड थियरी, इसे हम बीबीटी कह रहे हैं। उसके बाद क्रिस्टल फील्ड थियरी होती है। तो क्रिस्टल फील्ड थियरी का मतलब होता है क्रिस्टल का फील्ड, जहाँ पे अणु है आपके, उसके चारों तरफ जो फील्ड है उसकी क्या थियरी होती है। सी पॉइंट है लिगेंड फील्ड थियरी। जो संकुल होते हैं उनकी फील्ड क्या होती है, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जब बॉन्ड बनने लगता है तो वहाँ पर 3 थियरियाँ आती हैं। एक तो बीबीटी आती है जिसे हम वैलेंस बॉन्ड थियरी कहते हैं। एक CFT आती है, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं AVBT। कभी कभी तो इसका पूरा नाम ही पूछ लेता है, BBT क्या है? वैलेंस बॉन्ड थियरी है। उसके बाद CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थियरी है। अब फिर इसका लिगेंड फील्ड थियरी LFT है ना। तो कितनी थियरियाँ होती हैं? 3 थियरियाँ होती हैं, है ना। मीन्स किसी भी मेटल और लिगेंड के बीच में जब बॉन्ड बनने लगता है तो वहाँ पर 3 थियरियाँ फॉलो होती हैं। एक क्या होता है? CFT होता है। दूसरा क्या होता है? लिगेंड फील्ड थियरी होता है ना। क्रिस्टल फील्ड थियरी होता है, वैलेंस बॉन्ड थियरी, क्रिस्टल फील्ड थियरी और लिगेंड फील्ड थियरी। तो हम बीबीटी प्रीवियस में पढ़ चुके थे, लेकिन नॉर्मल कंपाउंड में पढ़े थे, नॉर्मल सिंपल साल्ट में पढ़े थे। आज जो हम पढ़ेंगे वह कॉम्प्लेक्स साल्ट में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हम उसकी थियरी देख ले, बीबीटी थियरी क्या होती है। पहला पॉइंट देखेगा, द सेंट्रल मेटल केटायन आर एटम एज द केस में बी, जैसा भी केस हो, मेक्स ए अवेलेबल ए नंबर ऑफ वेकेंट S, P एंड D ऑर्बिटल्स। इनका कहना है कि जो केंद्रीय परमाणु हुआ करते हैं वह चाहे धनायन हो चाहे परमाणु हो, एज में भी कुछ भी हो सकते हैं। मैक्स अवेलेबल ए नंबर ऑफ वेकेंट S, P एंड D ऑर्बिटल, यानी मेटल के अंदर S, P या D ऑर्बिटल वेकेंट होने चाहिए। मीन्स आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी लिगेंड जो होता है वह ऑलरेडी एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को लिया रहता है, क्योंकि जो लिगेंड की थियरी हुआ करती है वह होती है लिगेंड्स आल्सो हैविंग, या लिगेंड्स शुड बी एट लीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिगेंड के पास कम से कम एक जोड़ा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना
चाहिए। लिगेंड शुड बी एट लीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिगेंड के पास क्या होना चाहिए? एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब आप ही बताइए कि जब उसके पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन होगा तो जोड़े का इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल के अंदर जब भी इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरा जाता है तो 2 भरा जाता है, 2 से अधिक हम नहीं भर सकते। एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, माने ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो जोड़े का इलेक्ट्रॉन का मतलब यह होता है कि एक जोड़ा का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी लिगेंड उसी के साथ जुड़ सकता है जिसके पास ऑर्बिटल पूरी तरह से खाली हो। इसका मतलब कि कोई भी मेटल होगा जो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, यानी कि वह अगर मेटल लिगेंड बॉन्डिंग बना करके कोई कॉम्प्लेक्स तैयार करना चाहता है तो ऑलरेडी वहाँ पे मेटल लिगेंड बॉन्डिंग तभी होगी जब उस मेटल के पास चाहे एस ऑर्बिटल हो, चाहे पी ऑर्बिटल हो, और चाहे उसके पास डी ऑर्बिटल हो, वह पूरी तरह से वैकेंट होने चाहिए, क्योंकि जब वैकेंट नहीं रहेंगे तो वो कैसे भरेगा। बिल्कुल राइट। तो आपको ये समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट है सिंस द मैक्सिमम एंगुलर ओवरलैप of 2 orbitals form the strongest bond. Therefore, these vacant atomic orbitals of metals are hybridized to form a new set of equivalent bonding orbital. इनका कहना यह है कि जो ऑर्बिटल होते हैं मैक्सिमम एंगुलर ओवरलैप ऑफ 2 ऑर्बिटल, इनका कहना है कि मैक्सिमम 2 ऑर्बिटलों का जो आपस में ओवरलैपिंग होता है तो ऑलरेडी क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। देयरफॉर दिस वेकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल metals are hybridized to form a new set of equivalent bonding orbital। यानी इनका कहना है कि जब 2 ऑर्बिटल आपस में मिला करते हैं, तेजी के साथ जुड़ा करते हैं, तो इस तरह से वो आपस में जुड़ते हैं कि एक स्ट्रांग बॉन्ड बना लेते हैं, और जैसे ही स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बना लेते हैं वह एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर देते हैं। देखिए थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर तीसरा पॉइंट ले ही लेता हूँ, देख लीजिएगा, मेटल को हम किससे डिनोट करेंगे? एम से। किससे डिनोट करेंगे हम मेटल को? एम से। ठीक है। मेटल मीन्स क्या होगा? पॉजिटिव। मेटल क्या होगा भाई? पॉजिटिव होगा। मेटल हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है। और क्या मेटल के क्या है? ऑर्बिटल है, दैट इज पी ऑर्बिटल। हम ये नहीं कर रहे हैं कि कोई भी ऑर्बिटल क्या डी नहीं हो सकता। अगर ट्रांजिशन एलिमेंट है तो इसका मतलब मेटल क्या होगा? डी ब्लॉक से बिलोंग करेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि द सेंट्रल मेटल केटायन आर एटम एज द केस में बी मेक्स अवेलेबल ए नंबर ऑफ वेकेंट एस पी एंड डी ऑर्बिटल। यानी मेटल जो हमारे पास है वह मेटल, चाहे वह एस ब्लॉक का मेटल हो, चाहे पी ब्लॉक का एलिमेंट हो, चाहे वह डी ब्लॉक का एलिमेंट मेटल हो, लेकिन जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसके पास ऑलरेडी एस हो, चाहे पी हो, चाहे डी ऑर्बिटल हो, वह लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए उसके पास कम से कम एट लीस्ट 1 वेकेंट पी एस आर डी ऑर्बिटल शुड भी होने चाहिए। यानी कि जब भी मेटल लिगेंड के पास जाएगा, मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करेगा, तो लिगेंड और कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन के माध्यम से ही तो बॉन्ड बनाता है, अर्थात लिगेंड अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को देगा, लेकिन मेटल को उस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कम से कम एक वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। वह वेकेंट ऑर्बिटल चाहे एस के ही हो, और चाहे पी के ही हो, और चाहे डी के ही हो। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह क्या है? मेटल है, और यह मेटल के ऑर्बिटल है, और इन ऑर्बिटलों के अंदर मैंने किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन फिलिंग नहीं किया हुआ है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं वेकेंट पी ऑर्बिटल। क्या कह सकते हैं? वेकेंट पी ऑर्बिटल कह सकते हैं। ये क्या हो गया? वेकेंट पी ऑर्बिटल हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्या था भाई? मेटल है। ये क्या है? मेटल है। ये क्या है? मेटल है। अब उसके बाद ये क्या था? लिगेंड। और ये भी मान लीजिए पी का ही है। क्या है ये? पी का ही है। अब थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, लिगेंड वह होगा जिसके पास एट लीस्ट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन?
वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन? वन लोन पेयर। इनका फॉर्मल चार्ज क्या होता है? माइनस। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि मेटल जब होता है ऑलरेडी जो है लिगेंड के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ले लेगा। क्या करेगा भाई? ले लेगा। यानी जब मेटल लिगेंड के पास आता है या लिगेंड मेटल के पास जाता है तो वह अपना एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन मेटल को देने की कोशिश करता है और इसका यह एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन मेटल के उस ऑर्बिटल के अंदर जाएगा जो ऑर्बिटल पूरी तरह से क्या होगा? खाली होगा। क्योंकि एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, जोड़े का इलेक्ट्रॉन लेने के लिए शुड बी ऑर्बिटल कंप्लीटली वेकेंट, यानी ऑर्बिटल को पूरी तरह से वेकेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेकेंट होना चाहिए। अगर यह ऑर्बिटल वेकेंट नहीं रहेगा तो यह लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को नहीं ले सकता है। इसका मतलब कि जैसे यह एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को लेंगे यानी ये थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और जैसे ही यह ऑर्बिटल का लोब एक नोड आगे बढ़ेगा तो इसका दूसरा नोड क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और जैसे ही इसका एक नोड आगे बढ़ेगा दूसरा नोड क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और इस तरह से क्या होता है कि यह दोनों लोन पेयर यानी आराम के साथ यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मेटल की वेकेंट ऑर्बिटल में पहुंच जाता है और फिर क्या बना देता है? मेटल लिगेंड बॉन्डिंग। क्या बना देता है? मेटल लिगेंड बॉन्डिंग। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग। ओके, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग क्या बना दिया भाई? मेटल लिगेंड बॉन्डिंग बन जाता है और इस तरह से एक हमारा कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाता है। अब बात समझ में आ गई है कि जब मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बना करता है तो ऑलरेडी मेटल और लिगेंड में बॉन्ड बनते समय मेटल का कम से कम एक ऑर्बिटल, चाहे वह S का रहा हो, चाहे वह P का रहा हो और चाहे वह D का रहा हो, ऑलरेडी उसके अंदर वेकेंट रहना चाहिए। क्योंकि एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए ऑलरेडी एक रिक्त वेकेंट, खाली पूरी तरह से रिक्त, पूरी तरह से वेकेंट DPS ऑर्बिटल, DPRS अथवा करके मैं बता रहा हूँ होना चाहिए, ताकि वह मेटल, वह लिगेंड का एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मेटल के वेकेंट P ऑर्बिटल, S ऑर्बिटल या D ऑर्बिटल में चला जाए, प्रवेश कर जाए और मेटल और लिगेंड के बीच में क्या हो जाए? एक बॉन्ड तैयार हो जाए। इस तरीके से एक बॉन्ड जब तैयार हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मेटल लिगेंड बॉन्डिंग। क्या कहते हैं उसे? मेटल लिगेंड बॉन्डिंग। लेकिन आप इस ध्यान को यह दीजिएगा, कभी कभी ऐसा भी केस आता है कि ऑलरेडी यह लिगेंड के पास जो इलेक्ट्रॉन मेटल के पास जाता है, लेकिन ऑलरेडी मेटल के पास अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसके ऑर्बिटल में रहेगा, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन हो जाएगा। यहाँ पर जो होगा ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ठीक है, देखिएगा, आपको हम बता दें कि ऑलरेडी अगर कोई मेटल है, क्या है ये? कोई मेटल है और उसके पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है और ऑलरेडी लिगेंड आ रहा है, अपना एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या कर रहा है? अपना एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेकर के आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगा, ऑलरेडी यहाँ पे बॉन्ड नहीं बन सकता। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन की वजह से यहाँ पर बॉन्ड नहीं बन सकता है। तब यह मेटल कहेगा कि तुम अपनी एक्सिस को चेंज करो और आपस में चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो जाएगा, जिसके वजह से क्या हो जाएगा? एक बॉन्ड बन सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई मेटल लिगेंड के पास जाता है तो वहाँ पे दो प्रकार के फोर्स लगा करती है। एक फोर्स तो यह लगा करती है कि अगर मेटल और इलेक्ट्रॉन, मेटल और लिगेंड की ऑर्बिटल, यानी मेटल का ऑर्बिटल पूरी तरह से खाली है और लिगेंड में शुड बी एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ऑलरेडी वह आसानी के साथ दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होकर के आसानी के साथ टूवर्ड्स द रिप्लेस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द लिगेंड
टुवर्ड्स द मेटल वैकेंट पी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल, यानी कि अगर लिगेंड के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और मेटल का पी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल पूरी तरह से खाली है, तो ऐसी स्थिति में लिगेंड का इलेक्ट्रॉन आराम से मेटल के पास चला जाता है। बट जैसे कि मेटल के पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसके ऑर्बिटल में, लेकिन तब ऐसी स्थिति में लिगेंड का इलेक्ट्रॉन जैसे ही मेटल के ऑर्बिटल में जाएगा तुरंत वहां पर वो उसको रिप्लेस करेगा, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर स्थिति यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, क्योंकि सेम चार्ज में रिपल्सन हुआ करता है, इसलिए यहाँ पर यह इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन हो जाएगा। और जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन हो जाएगा लिगेंड का इलेक्ट्रॉन मेटल में नहीं जा पाएगा। ऐसी स्थिति में मेटल का फॉर्मल चार्ज और लिगेंड का फॉर्मल चार्ज आपस में मिल करके इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन करने की कोशिश करेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के द्वारा मेटल लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनेगा। कहने का मतलब यह है कि जब लिगेंड का इलेक्ट्रॉन मेटल के पास जाएगा तो वहां पर मेटल के ऑर्बिटल पूरी तरह से खाली होने चाहिए, ताकि वह आसानी से लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा मेटल के ऑर्बिटलों को अच्छी तरह से भरा जा सके। लेकिन जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी कह सकते हैं, बट जैसे ही अगर मेटल का ऑर्बिटल खाली नहीं है तो ऑलरेडी लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल के इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होना शुरू होगा। ऐसी स्थिति में मेटल आया तो फिर लिगेंड अपने एक्सेस को चेंज करेंगे। अब खुद के अपने फॉर्मल चार्ज की वजह से मेटल के ट्रांस लिगेंड माइनस की वजह से फॉर्मल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से आपस में बॉन्ड बनाएंगे और इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाएगा, जिसे हम क्या कह देंगे, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। अब शायद आपको बात समझ में आ गई होगी कि मेटल और लिगेंड के बीच में क्या क्राइटेरिया होता है बॉन्ड बनने का। मेटल और लिगेंड के बीच में क्राइटेरिया यही होता है बॉन्ड बनने का कि ऑलरेडी जब मेटल लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनाएगा तो मेटल के ऑर्बिटल खाली होंगे, अगर नहीं खाली होंगे तो ऑलरेडी उनके खुद फॉर्मल चार्ज की वजह से बॉन्ड बनेगा। Atom decide the each ligand has at least one orbital containing a lone pair of electron strong electron donating ligand are simply ligands etc. Weak ligand containing ligand etc. A strong ligand have tendency
have tendency to pair up the electrons of metal cation or atom to provide necessary orbitals का अब यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है द मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल कीटन और एटम डिसाइड द हाइब्रिडाइजेशन। यानी जो आपका मेटल लिगेंड बॉन्डिंग होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होता है, वह ऑलरेडी होता क्या है कि मैग्नेटिक मोमेंट को एक्सप्लेन करता है। कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट होगा दैट इज द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, मीन्स अगर कोई भी मेटल अनपेयर इलेक्ट्रॉन कंटेन किया हुआ है या कोई भी एटम अनपेयर इलेक्ट्रॉन कंटेन किया हुआ है तो उसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा, है ना। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम, एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंटम, बहुत सारे आपने मोमेंटम को पढ़ा हुआ है। मीएस इक्वल टू अंडर रूट S4 प्लस 2 आपने पढ़ा हुआ है। मीएन इक्वल टू अंडर रूट n+1 भी आपने पढ़ा हुआ है। तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल केटन और एटम डिसाइड द हाइब्रिडाइजेशन। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी मेटल या कोई भी एटम अनपेयर इलेक्ट्रॉन को कंटेन किया हुआ है तो उसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल केटन होगा या एटम होगा वह क्या डिसाइड करेगा, हाइब्रिडाइजेशन को। यहाँ पर एक नया बात निकल करके आ रहा है कि वीबीसी हाइब्रिडाइजेशन को भी एक्सप्लेन करती है। यानी किस तरह से बॉन्ड बन रहा है, कौन सी ज्योमेट्री होगी, किस तरह से उसका स्ट्रक्चर बनेगा, यह सारी चीज़ें कौन एक्सप्लेन कर लेगा, वीबीसी एक्सप्लेन कर लेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इच लिगेंड हैज एट लीस्ट वन ऑर्बिटल कंटेनिंग ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमेशा ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक लिगेंड के पास उसका एक ऑर्बिटल कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंटेन किया रहेगा। यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो लिगेंड होगा उसके पास कम से कम एक कक्षक जो होगा, एक ऑर्बिटल जो होगा, उसमें ऑलरेडी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूर होगा। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वह लिगेंड नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लिगेंड्स आर सिंपली लिगेंड्स Cn - CnO CO etc। हम आपको बता दें कि जब मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनने लगता है तो उस समय यह भी देखा जाता है कि नेचर ऑफ लिगेंड क्या है, यानी लिगेंड का नेचर क्या है, लिगेंड कैसा बिहेवियर करता है। यानी बात आपको अभी मैंने बताया कि जब मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनने लगता है तो ऐसी स्थिति में मेटल का एक ऑर्बिटल शुड बी कम्प्लीटली वेकेंट, यानी वह पूरी तरह से पूर्णतः खाली होने चाहिए ताकि संकुल के इलेक्ट्रॉन, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आसानी से उस ऑर्बिटल को पूर्णतः भर दें। लेकिन यदि पहले से ही उसमें लोन पेयर ऑफ उसमें कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन है, चाहे वह अनपेयर में है चाहे वह जोड़े में है, तो ऐसी स्थिति में लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल के ऑर्बिटल के अंदर के इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यह निर्भर करता है कि लिगेंड मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा। यदि लिगेंड स्ट्रांग होगा तो वह उसको ऑलरेडी उसके अंदर के जो ऑर्बिटल होंगे उसके अंदर उसको रिपेल करके वापस भेज देगा और उसको जोड़ा बना देगा।
लेकिन यदि लिगेंड वीक है, कमज़ोर है, तो वह मेटल के इलेक्ट्रॉन को ऑलरेडी रिपेल नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वह बाहर ऑर्बिटलों में खोज करेगा कि यदि वहाँ पर ऑर्बिटल के अंदर खाली है तो आसानी के साथ लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन दे करके उसे पूरा करने की कोशिश करेगा। इस तरह से हमने पाया कि जो लिगेंड होता है ऑलरेडी वह दो प्रकार के होते हैं, कुछ तो मजबूत लिगेंड हुआ करते हैं और कुछ तो कमज़ोर लिगेंड होते हैं। यानी जो स्ट्रांग लिगेंड होंगे उनके अंदर यह कैपेसिटी होगी कि वह मेटल के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ऑलरेडी इनर ऑर्बिटलों के अंदर उसको रिपल करके आपस में उनको रिपेल करके अपने लिगेंड को इलेक्ट्रॉन डोनर करके आसानी से मेटल लिगेंड बॉन्डिंग बना लेगा। लेकिन यदि लिगेंड वीक है तो वह नहीं बना पाएगा, इसलिए क्योंकि वह इस मेटल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर पाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है पहला पॉइंट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लिगेंड आर सिंपली लिगेंड Cn NO CO etc। मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे कि उसमें जैसे कॉमन के रूप में मैंने कहा Cn हो गया, 1 CO हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वह ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यानी इनके इलेक्ट्रॉन इतने हाई लेवल के हुआ करते हैं, इसमें हाई स्पिन इतनी ज़्यादा होती है कि ऑलरेडी मेटल के इलेक्ट्रॉन आसानी से रिपेल हो जाएंगे, क्योंकि यह हाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, इसलिए यह स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। वीक लिगेंड ऑक्सीजन हो गया, आपके पास तमाम हैलोजन हैं, डॉट एग्जाम्पल के रूप में ऑल हैलोजन ग्रुप्स ऑल एक्स दैट इज ClBr, ऐसा भी कर सकते हैं या फिर भी कर सकते हैं। ये सारे लोग क्या होते हैं, वीक लिगेंड में आते हैं। देखिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड को अगर हम क्लासीफाइड करना चाहें तो हम कैसे करते हैं। आप कहेंगे कि सर ज़रा आप ये बताइए कि आप कैसे पहचान लेते हैं कि यह स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और आप कैसे पहचान लेते हैं कि यह वीक लिगेंड है। तो छात्रों हम आपको बताएंगे कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की पहचान होती है वह यह होती है कि उनमें एक ऐसी पावर होती है कि वह स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन करते हैं, यानी कि वो बड़ी तेज़ी के साथ इलेक्ट्रॉन को डोनर करते हैं, कोई हिचकिचाहट नहीं होती, कोई हेसिटेटिंग नहीं होती है। और दूसरी कंडीशन स्ट्रॉन्ग लिगेंड की पहचान होती है कि वह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हुआ करते हैं, और इसके साथ साथ ये इनके पास इतनी तेज़ी के साथ फ्रीक्वेंसी होती है डोनेटिंग करने की कि वह मेटल के अंदर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे उसे भी अंदर अगर उसके अंदर उसके पहले भी कोई ऑर्बिटल खाली है तो उसमें भी रिपेल करने की कोशिश कर देते हैं। वीक लिगेंड में क्या पहचान होती है, वीक लिगेंड की पहचान होती है कि वह बहुत ही डोनर करने में, इलेक्ट्रॉन को डोनर करने में, इलेक्ट्रॉन की जोड़ी को देने में, उसको पुशिंग करने में बड़े ही कमज़ोर हुआ करते हैं। यानी वह मेटल के अंदर अगर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है तो लिगेंड उस इलेक्ट्रॉन को आसानी के साथ उसके अंदर वाली ऑर्बिटल जो खाली उसमें रिपेल नहीं कर सकता है, जोड़ा नहीं बना पाता है। यानी वीक लिगेंड यह चाहता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जब बॉन्ड बने तो ऑलरेडी मेटल का जो p ऑर्बिटल हो, चाहे s ऑर्बिटल हो चाहे d ऑर्बिटल हो, वह पूरी तरह से खाली होने चाहिए, ताकि हम आसानी के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को डोनर करके मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बना दें, ताकि डोनर करके क्या कर दे, मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बना दे। यानी यहाँ हमने ये बात समझ में आ गई कि हमारे पास मेटल लिगेंड के बीच में बॉन्ड तभी बनेगा जब मेटल का ऑर्बिटल खाली होगा, लेकिन जब मेटल का ऑर्बिटल खाली होगा मेटल लिगेंड बॉन्ड जरूर बनेगा, लेकिन ऐसी स्थिति में स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी अप्रोच हो सकता है और वीक लिगेंड भी अप्रोच हो सकता है, क्योंकि जब घर खाली है तो कोई भी रह सकता है, लेकिन ऑलरेडी अगर उस घर के अंदर कोई रह रहा है तो वह आप उससे मजबूत होंगे तभी वह आपको रहने देगा, या तो फिर वह एग्रीमेंट होगा तभी वह रहने देगा। इससे साबित होता है कि अगर मेटल का ऑर्बिटल खाली है तो आराम के साथ लिगेंड का इलेक्ट्रॉन उसमें चला जाएगा, चाहे वह लिगेंड स्ट्रांग हो और चाहे वह लिगेंड क्या हो, वीक हो। लेकिन जब मेटल का ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, नहीं खाली है, ऐसे स्थिति में वह लिगेंड के ऊपर डिपेंड करेगा कि लिगेंड का नेचर क्या है, वह स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है। अगर वह लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा
तो ऑलरेडी वह मेटल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और रिपेल करके उसको अंदर पुश करेगा और वह घर खाली कर देगा, उस ऑर्बिटल को वेकेंट करा देगा, उस ऑर्बिटल को कंप्लीटली वेकेंट कराएगा और आसानी के साथ अपने आप को उसमें पुटअप कर लेगा। तो अपने आप क्या कर लेगा? पुटअप कर लेगा, यानी उस ऑर्बिटल को भर देगा। तो ऐसी स्थिति में ऑलरेडी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना करता है कि नहीं? और अगर यदि घर खाली है तो वीक भी आ सकता है, तो ऑलरेडी इनर ऑर्बिटल बन सकता है। लेकिन यदि ऑर्बिटल खाली नहीं है और कोई वीक आ रहा है ना, तो ऐसी स्थिति में उसे भी बाहर जाना होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना देगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि स्ट्रांग लिगेंड रिपेल तभी कर पाएगा, दूसरी जगह शिफ्ट तभी कर पाएगा जब ऑलरेडी उस मेटल के पास उस इलेक्ट्रॉन को रखने की जगह होगी। अगर वह पूरी तरह से भरे हैं तो ऑलरेडी वहाँ पे लिगेंड, स्ट्रांग लिगेंड भी हार जाएगा और वह भी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना देगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि मेटल लिगेंड बॉन्डिंग के केस में हम बीबीसी बता रहे हैं, यह सारी क्राइटेरिया बीबीसी की है। यानी बीबीसी में ऑलरेडी हम जानते हैं कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और मैग्नेटिक मोमेंट होगा तो ऑलरेडी वहाँ पर आप देखेंगे कि वह कितने कोऑर्डिनेशन नंबर पे है, कितने लिगेंड उसके पास हैं। और वह हमारे कि यहाँ पर यह कह रहा है कि कभी कभी अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से उसमें मैग्नेटिक मोमेंट आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाता है। और इस तरीके से हमारा जो बीबीसी हुआ करता है वह हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन किया करता है कि नहीं? यहाँ पे हमने आपसे कई बार बताया है कि ऑलरेडी इसके एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिटल में पड़े होने चाहिए, तभी वह लिगेंड कहलाएगा, वरना वह लिगेंड नहीं कहलाएगा। इस लिगेंड हैज एटलीस्ट वन ऑर्बिटल कंटेनिंग ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कोई भी लिगेंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंटेन किया रहेगा तभी ऑलरेडी वह लिगेंड कहला सकता है। स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लिगेंड्स आर सिंपली लिगेंड्स, जो स्ट्रांग लिगेंड हुआ करते हैं वो स्ट्रांग डोनर हुआ करते हैं, वह सिंपली लिगेंड जैसा CN और ETC है ना, ये उसका वीक लिगेंड ऑक्सीजन कंटेनिंग लिगेंड ETC। हमने कहा वीक लिगेंड जो होंगे वह इलेक्ट्रॉन को वीकली की तरह से डोनर करेंगे, जैसे ऑल द हैलोजन फैमिली, ऑल द हैलोजन परिवार के तत्व जो भी हैं सभी। ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड हैव द टेंडेंसी टू पेयर ऑफ द d electrons of metal cation or atom to provide necessary orbital for hybridization। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो एक स्ट्रॉन्ग मजबूत संकुल होता है, हैव टेंडेंसी उसके पास कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, टू पेयर ऑफ द d इलेक्ट्रॉन, d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को पेयर करने की। कितनी सुंदर बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड हैव टेंडेंसी टू पेयर ऑफ द d इलेक्ट्रॉन, यानी जो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है उसके पास ऑलरेडी d इलेक्ट्रॉन के जोड़ा करने की कैपेसिटी हुआ करती है ऑफ मेटल केटायन और एटम, चाहे वह मेटल केटायन का हो चाहे वह क्या हो, एटम हो। क्लियर हो गया? इनका कहना है कि चाहे वह मेटल केटायन हो चाहे वह मेटल एटम हो, ऑलरेडी उसके इलेक्ट्रॉन को जोड़ा करने की एक मजबूत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी पाई जाती है टू प्रोवाइड नेसेसरी ऑर्बिटल फॉर हाइब्रिडाइजेशन, जो कि एक हाइब्रिडाइजेशन के लिए कंपलसरी है, जो एक संकरण बनाने के लिए कंपलसरी है, जो एक हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए अनिवार्य है। तो इस तरह से आपने देखा कि मेटल और लिगेंड बांधने के लिए किस तरीके से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का रोल होता है और कितना ही अब मैं आपको एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ, थोड़ा आप एग्जाम्पल को बड़े अच्छे से देखिएगा। पहला एग्जाम्पल बीबीसी का पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, है ना। जैसे मैंने आपको ले लिया Ag ले लिया और फिर उसके बाद मैंने ले लिया NH3 का होल ट्वाइस ले लिया और उसके ऊपर एक प्लस लगा दिया। क्या लगा दिया? एक प्लस लगा दिया। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। AgNH3 का होल ट्वाइस 1 प्लस। हमने आपसे बताया कि बीबीसी एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन। आपको बता दें हाइब्रिडाइजेशन आप शुरू से ही पढ़ते चले आए हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आराम से, अब थर्ड ईयर में भी पहुंच गए। लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि आपने वहाँ पर जो पढ़ा हुआ था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की वजह से नहीं पढ़ा हुआ था, वहाँ बड़ा ही सिंपल तरीके से हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा हुआ था। कक्षा 10 में भी आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, कक्षा 12 में भी आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा। वहाँ पर आपको पढ़ाया गया
कि sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन तब हमको यह पता नहीं था कि यह हाइब्रिडाइजेशन की बात ऑलरेडी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ही कर रहा है। लेकिन आज जब हम लोग बीएससी में पढ़ते हैं तो आपने देखा कि आज इसी चीज़ को हम फाइनल ईयर में कह रहे हैं कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन हम कर रहे थे, यह हाइब्रिडाइजेशन ऑलरेडी कौन कर रहा है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बता रही है। यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा ही हम किसी भी कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के हम चलेंगे और बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स भी आपको बताएंगे, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने आपसे कहा कि वीबीटी एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन, वीबीटी हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन कर लेता है, ठीक है। तो आपको यह ध्यान देना होगा कि सॉल्यूशन करते समय आप जो वहाँ पे मेटल देखेंगे उस मेटल को ऑलरेडी आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा, ताकि यह पता चले कि यहाँ पर यह जो मेटल है वह एटम है कि केटायन है ना, ताकि यह पता चले कि वह मेटल है कि केटायन है। अगर वह केटायन है तो उसके ऊपर कितना केटायन है, और अगर वह एटम है तो कोई बात नहीं है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए। यहाँ पर एटॉमिक नंबर सिल्वर का जो होगा वह 47 होगा। क्या होगा? 47 यानी 47 होगा। अब हम इसे आप कॉन्सेप्ट के आधार पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो हम सबसे पहले निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, उसके बाद अगर बचेगा तो उसको बाद अगर बचता है तो हम उसे उच्च ऊर्जा स्तर में भरते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। आप इसको काउंट कर लीजिए, 20 हो गया। 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 हो गया, ठीक है। सिल्वर 47 एजी था, मैंने क्या किया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। कितना हो गया भाई? 30 हो गए। कितना हो गए? 30। बचा कितना? 47 करना है तो बचा कितना? 17। 4s2 3d10 4p6 क्या कर दिया मैंने? 4p6। अब इसके बाद क्या आएगा? 5s2। क्या आएगा? 5s2 आएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर इसको देखिएगा, अब गिन लीजिएगा। 30 6 36 36 और 2 38 और 4d9। क्या हो गया ये? 4d9। तो यह वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? गलत है, क्योंकि यह एक्सेप्शन ऑफ बाउ है। यह क्या है? एक्सेप्शन ऑफ बाउ, एक्सेप्शन ऑफ बाउ। यह अफवाह का अपवाद है। अफवाह का अपवाद कहने का मतलब वह होता है जो अफवाह के नियमों का पालन नहीं करता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। दैट इज नॉट ओबे द रूल ऑफ अफवाह कॉन्सेप्ट। वह अफवाह के नियमों का पालन नहीं करता है। तो फिर यह किस नियमों का पालन करेंगे? हाफ फिल एंड फुल फिल्ला, या हाफ फिल और फुल फिल्ला के नियमों का पालन करेंगे। यानी यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि यह तो तब सही होगा जब इसे हम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, है ना, 5s2 और 5s2 ना करके 5s1 और 4d10। यानी किसी भी कोष के अंदर, किसी भी उपकोष के अंदर या तो इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरे हों या तो फिर क्या भरे हों? आधा भरा हो। तो इसलिए मैंने इनको क्या कर दिया? आधा कर दिया, और इनको क्या कर दिया? पूरा कर दिया। तो इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा सही होगा? ये सही होगा, है कि नहीं। दैट इज ये क्या हो गया? 5s1 हो गया, और ये क्या हो गया? 4d10 हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर ये 5s1 है और यहाँ पर ये 4d10 है, और इस तरह से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं कि यह सही हो गया। एंड दैट इज द फॉलो ऑफ हाफ फिल एंड फुल फिल लॉ, हाफ फिल एंड फुल फिल लॉ। जैसे आपके मन में आता कि सर आपने ये कैसे किया है, तो मैंने यहाँ पर निवारण कर दिया है कि यहाँ पर इसको हाफ कर दीजिए और इसको आप फुल कर दीजिए। इस तरह से हाफ फिल एंड फुल फिल लॉ के नियमों का पालन करेगा। अभी देखेगा, अब मुझे इसी में शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 10 30 20 10 30 30 6 36। यानी यहाँ पे क्या हो गया? 36। तो 36 का मतलब यहाँ से यहाँ तक 36 हो रहा है। इसकी जगह पे हम KR यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? हम KR यूज कर सकते हैं, क्रिप्टॉन यूज कर सकते हैं।
अब बचा क्या भाई, दैट इज बचा हुआ है 5s1 4d10। क्या बचा हुआ है, 5s1 4d10 बचा हुआ है। यानी हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 बड़ा कि 5 बड़ा होता है, इसलिए हम 4 को कहाँ लिखेंगे, अंदर, क्योंकि 4 बड़ा कि 5 बड़ा होता है, 4 छोटा होता है। तो पहले 4 लिखेंगे कि 5, तो पहले 4 लिखेंगे तब 5 लिखेंगे, इसलिए हम क्या किया 4d10 और 5s1, ये तरीका हो गया। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो हमने पाया कि यह ऑलरेडी 4d1 बता रहा है, और 4d1 का मतलब यह होता है कि दैट इज 1, दैट इज 2, दैट इज 3, 1 2 3, और इधर क्या हो गया 4, 1 2 3 4 एंड 5, ये क्या होगी 5 हो गए। अब इसे हम कह देते हैं 4dxy, फिर क्या कहेंगे 4dyz, फिर क्या कहेंगे 4dzx, फिर 4dx2y², और फिर क्या कहेंगे 4dz², है कि नहीं। क्या किया मैंने ऑलरेडी 4dxy, 4dyz, 4dzx, 4dx2y², 4dz² करेंगे। अब फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5s हुआ है, क्या हुआ है 5s हुआ है, और यहाँ पर पूरी तरीके से 5p क्या हो जाएगा, खाली रहेगा। दैट इज ये 5p हो गया, जिसे हम 5px कहेंगे, 5py कहेंगे और 5pz कहेंगे। ये तरीका रहा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन हैं। तो पहले हम इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक एक करके भरा करते। किसने बताया था, होंड ने बताया था। होंड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले एक एक करके भरा जाता है, यदि बचता है तो जोड़ा बना दिया जाता है। तो देखिए मैंने 5 भर दिया, कितने इलेक्ट्रॉन थे भाई, 10 इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए मैंने इसका क्या कर दिया, जोड़ा कर दिया। अब यहाँ पर आप देखिए क्या दिया हुआ है, 5s1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 5s1 दिया हुआ है। लेकिन अब आप यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, क्योंकि मैंने आपसे बताया है कि आपको यह देखना होगा कि अगर वह मेटल है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि वह मेटल केटायन है तो कितना है और किस तरह से है, इसको देखिएगा। आप सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो आप जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, दैट इज आप करेंगे AgNH3 का होल टाइप 1 प्लस करेंगे, और इसे आप क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, इसे 2, इधर आप 0 कर देंगे, इसे क्या कर देंगे +1 कर देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया, Ag1+। जब आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 47 Ag1+ करते हैं तो यह आता है आपका Kr, और यहाँ पे 4d10 हो जाएगा, क्योंकि इसका बाहरी कोश यस पड़ रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा 5s0। जब 5s0 हो जाएगा तो ऑलरेडी हम यहाँ से इसको हटा देंगे। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि 5s1 हम दिखा सकते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भी दिखा सकते हैं, लेकिन वह कंडीशन कब की होगी, वह 47 Ag की है कि नहीं, 47 Ag की है। बट यहाँ पर जैसे ही आप Ag करेंगे और यहाँ पर NH3 का होल ट्वाइस करेंगे और 1+ दिखाएंगे, जहाँ पे यह केस आएगा 47 Ag1+ का केस आएगा, तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, और 1 2 3 4 और 5 इस तरह से ये भर जाएंगे, और इस तरह से ये भर जाएंगे, और आपके इस तरह से ये भर जाएंगे, और यहाँ पर ये हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर 1 2 ये आप पेयर करते चलिएगा, मैंने अभी आपको बताया है, और यह खाली हो गया। अब आपको बता दें, अब चाहे यह वीक लिगेंड हो और चाहे वह स्ट्रांग लिगेंड हो, यहाँ पर नेचर ऑफ लिगेंड का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि मान लीजिए कुछ देर के लिए हम इस NH3 मॉलिक्यूल को स्ट्रांग लिगेंड मान लेते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को तो ध्यान रख ही सकते हैं कि यह इन इलेक्ट्रॉनों को रिपेल तभी कर पाता जब ऑलरेडी इसके पीछे जगह रहता। जब यहाँ पर जगह है ही नहीं, तो चाहे वह स्ट्रांग लिगेंड आए और चाहे वह वीक लिगेंड आए, ऑलरेडी इसको अंदर रिपेल नहीं कर पाएगा। जब इसके अंदर इसको रिपेल नहीं कर पाएगा, तो जहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल पाएगा वहीं पे अपने इलेक्ट्रॉन को डोनर करेगा। तो हमने देखा कितने NH3 थे, 2 NH3 थे। कितने NH3 हैं, 2 NH3 हैं, और उसमें एक N के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एक NH3 यहाँ पर चला आएगा और अपने जोड़े के इलेक्ट्रॉन से S ऑर्बिटल को भर देगा। उसके बाद P में आएगा,
और अपने जोड़े के इलेक्ट्रॉन से किसको भर देगा भाई, p के ऑर्बिटल को भर देगा। इस तरह से आपने देखा कि एक s का और एक p का ऑर्बिटल में लिगेंड जा रहा है, लिगेंड का इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसलिए यह कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। किस तरह से, जब एक s में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है और एक p में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जब sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ करता है तो वहाँ पर जो बॉन्ड एंगल हुआ करता है वह 180 अंश का हुआ करता है। कितने अंश का हुआ करता है, 180 अंश का हुआ करता है। और जब कोई बॉन्ड एंगल या जब कोई बंधन कोण या कोण गणित मेथड में 180 अंश का हो जाता है तो उसे हम रेखी कोण कहते हैं, उसे हम सरल रेखा कोण कहते हैं, उसे हम एक लीनियर वाली एंगल कहते हैं। फिर से साबित होता है कि यहाँ पे जो शेप बना होगा वह ऑलरेडी क्या बना होगा, लीनियर बना होगा। क्या बनेगा भाई, लीनियर बना रहा होगा। तो लीनियर की स्थिति में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है और उसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, 180 अंश होता है। अब हमने आपको बता दिया कि किस तरह से लिगेंड का इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर जाता है और अपने आप को अप्रोच करा देता है और मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बन जाता है, जिसे हम मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस कहा करते हैं। क्योंकि जो मेटल यहाँ पे था वह बिलोंग किस एलिमेंट, किस ब्लॉक से कर रहा था, वह मेटल ऑलरेडी डी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा था। और जैसे ही वह डी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा था तो इसके लिए मैंने कौन सा शब्द यूज किया, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स शब्द यूज किया। और इस तरीके से, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वही होता है जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है और उस कोऑर्डिनेशन के अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम हुआ करता है और उसके साथ लिगेंड लगा करते हैं और इसे हम ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा करते हैं। इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर का साइड आयोनाइजेशन स्फीयर हुआ करता है, जिसे हम काउंटर आयन कहा करते हैं, जहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी हुआ करती है। और यह जो आयन होता है यह आयन ऑलरेडी पूरे कॉम्प्लेक्स का हुआ करता है। यह आयन किसका हुआ करता है, पूरे कॉम्प्लेक्स का आयन हुआ करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि S और P D है ना, बहुत सारी चीज़ें आप हाइब्रिडाइजेशन में भी पढ़ेंगे। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, ये सारे हाइब्रिडाइजेशन में आपके सामने लेकर के आऊँगा, एक्सप्लेन करते हुए लेकर के आऊँगा, एग्जाम्पल सहित लेकर के आऊँगा। लेकिन यह तो क्लियर हो गया कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड किस तरह से बनेगा उसको एक्सप्लेन कर लेती है। हाँ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नेचर ऑफ लिगेंड को भी एक्सप्लेन किया करती है कि वह लिगेंड स्ट्रांग है कि वीक है। तो इस तरह से मैंने आपको भी एक एग्जाम्पल AgNO3 का होल ट्रायस 1+ का एक्सप्लेन किया। अब इसके बाद आप अगला देखिएगा। अब इसके बाद sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर यह साबित हो रहा है कि एक s का और दो p का ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैपिंग करें या इंटरमिक्सिंग करें तो जो आपका नया ऑर्बिटल बनेगा उसे हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होता है, ऑलरेडी ओवरलैपिंग भले ही लिखा जाता है लेकिन होता इंटरमिक्सिंग है। क्योंकि जो ओवरलैपिंग वाली बात होती है उसे हम पुनः हटा भी सकते हैं, लेकिन जब इंटरमिक्सिंग की बात आती है तो जो चीज़ मिक्स हो करके बन जाती है उसे हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ऑलरेडी इंटरमिक्सिंग हुआ करता है लेकिन ओवरलैपिंग लिखने के लिए हम लोग लिखा करते हैं। और जब कोई नया ऑर्बिटल बनता है तो अपने पुराने वाले ऑर्बिटल से उसका आकार, उसकी ऊर्जा स्तर, उसके बॉन्ड एंगल सारी चीज़ें बदल जाती हैं और एक नया ऑर्बिटल तैयार हो जाता है। और इस तरीके से जैसे sp2 ऑर्बिटल, अगर मैं डिफिनीशन करना चाहूँ तो इसे इस तरह से लिख सकता हूँ कि वेन वन यस, जब एक यस का वेन वन यस एंड टू p ऑर्बिटल, जब एक यस का और दो p ऑर्बिटल, ऑर्बिटल से कहिएगा क्योंकि आप 2 दिखा रहे हैं, वेन वन यस एंड टू p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग टू द ईच अदर, एक दूसरे से ओवरलैपिंग किया करते हैं, ओवरलैपिंग टू द ईच अदर, जैसे ही वह एक दूसरे से ओवरलैपिंग करेंगे फॉर्म्ड ए न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देते हैं। फॉर्म्ड ए न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल p, है ना,
ऑर्बिटल विच इज कॉल्ड या विच इज नोन एज, जिसे हम जानते हैं विच इज नोन एज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, विच इज नोन एज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसे हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये हो गया। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब एक s का और दो p का ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग करते हो तो एक नया ऑर्बिटल तैयार हो जाता है, जिसे हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बता रहे हैं Hg(I3)1-। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर मैं जो भी एग्जाम्पल लूँगा वह किसी कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल लूँगा, किसी सिंपल सॉल्ट का एग्जाम्पल नहीं लूँगा, कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एग्जाम्पल लूँगा। तो ऑलरेडी मैंने आपसे बताया है कि सबसे पहले हम उसका क्या निकाल लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसे हम क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पर किसका निकालना था, मरकरी का निकालना है, इसलिए हम इसको क्या मान लिए, यक्स मान लिए। उसके बाद I3 है तो इसका फॉर्मल चार्ज हमको याद होना चाहिए। I का मतलब आयोडाइड, आयोडीन से बिलोंग कर रहा है। इसका फॉर्मल चार्ज क्या होता है, -1 होता है। कितने I है भाई, 3 है, इसलिए कितने जनरेट हो जाएंगे, -I 3 बार हो जाएंगे। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स का चार्ज क्या है, -1 है। तो इस तरीके से यक्स हो गया। प्लस माइनस से क्या होता है, माइनस होता है, मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट है। और 3 एक कम क्या हो गया, 3 बराबर क्या हो गया, -1 हो गया। यक्स बराबर, जैसे इधर ये माइनस है बराबर की उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -1 + 3, तो यक्स बराबर क्या हो गया भाई, +2 हो गया। यक्स बराबर क्या हो गया, +2 हो गया। तो हमने यह पाया कि जो मरकरी है यहाँ पर पारा जो है वह क्या है, +2 है। क्या है, +2 है। यानी इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो आपका मेटल है वह केटायन के रूप में है, और जो इसका केटायन चार्ज है वह क्या है, +2 है। अब हमको लर्न रहना चाहिए कि जो मरकरी होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 80 होता है, यानी 80 होता है। आपको यदि एटॉमिक नंबर नहीं मालूम रहेगा तो आप बिल्कुल हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल पाएंगे। 80 Hg+2 हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, क्या करिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए। दैट इज द 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14। देख लीजिएगा 70 हो गया होगा। आप गिन सकते हैं, 2 2 4 2 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 36 2 38 2 48 6 54 54 और 2 56 और 56 14 70। अभी हमको कितना चाहिए, 10, क्योंकि यहाँ पर कितने हैं, 80 हैं, कितने चाहिए, 10 चाहिए। और ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 70 हो गया, 6p6 70 के बाद आपका क्या हो गया, 76 हो गया। सही है, 6p6 7s2, तो 76 और 2 कितना हो गया, 78। 76 और 2 कितने हो गए भाई, 78 हो गए, क्योंकि ये 70 था। अच्छा 76 76 2 78, 2 बाकी रह गए। तो आप ऑलरेडी 5d करेंगे, क्या करेंगे, 5d और 78 और 2 क्या हो गया, 80। क्या हो गया, 78 2 80। अब आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अफबाउ के नियमों का पालन कर रहा है, यहाँ पे हाफ फिल फुल फिल नहीं हो सकता है, इस चीज़ को आपको ध्यान करना है। अब जहाँ पे आपका 54 हो रहा हो वहाँ पे जाइए तो वहाँ से कुछ काम बन सकते हैं। या मान करके चलिए कि इधर जितने ऑर्बिटल हैं वह पूरी तरह से क्या है, भरे हुए हैं, यही नहीं भरा हुआ है, तो हम इसी को ले सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए, आप यहाँ पर यह देख सकते हैं कि ऑलरेडी ये 5d है। क्या है ये, 5d है। 5d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। ये आपका रहा, ये आपका 5dxy है, ये आपका 5dy है, ये आपका 5dzx है, और ये आपका 5dx2y2 है, और ये आपका 5dz2 है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर आता है 7s2। क्या आता है, 7s2 आता है, इस चीज़ को ध्यान देना है। 7s2 के बाद यहाँ पर जो आएगा वह 7p की नंबर आएगी,
किसका आ जाएगा भाई 7p का, और इसे कहेंगे 7px और क्या आगे 7py और 7pz। इस तरह से हम करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 5d था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अब इससे हमसे नहीं मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं या इसके कितने खाली हैं, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह कितना है 7s2 है। कितना है ये 7s2 का मतलब यह पूरी तरह से पेयर है। बट आप यहाँ पे 2 प्लस देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो 80Hg है यहाँ पे 80Hg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया है। बट जैसे ही 80Hg 2 प्लस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे 80Hg 2 प्लस की बात करेंगे, तो ऑलरेडी यह क्या हो जाएगा 7s0 हो जाएगा और 5d 2 हो जाएगा। यानी इसी चीज़ को अगर हम 80Hg 2 प्लस करके दिखाएंगे तो हम यहाँ पर यह दिखाएंगे ऑलरेडी इसके इलेक्ट्रॉन जैसे हैं उसी तरह से पड़े रहेंगे, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन को तो हम बाहर निकाल ही देंगे, क्योंकि बाहर 5 बड़ा कि 7 बड़ा, आप कहेंगे 7 बड़ा, तो बाहर कौन आएगा 7 की 5, 7 आएगा तो बाहरी कोष से ही तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। बिल्कुल, तो इसलिए मैंने वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसलिए यह क्या हो गया 0 हो गया। आई कितने हैं भाई 3 हैं, तो एक आई आराम के साथ यहाँ पर हो जाएगा और इस तरीके से ये हो गया, और एक आई यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो गया आपका एक आई यहाँ पर हो जाएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि HgI3 के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि एक s का और 2 p का ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग कर रहा है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। जब एक s का और 2 p का ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग करते हो तो वहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन बनता है वह sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो वहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा वह 120 अंश का होगा, और जो शेप होगा वह ट्राइएंगुलर होगा। क्या होगा ट्राइएंगुलर होगा, त्रिकोणी होगा, त्रिभुज की नुमा का होगा और प्लेन में पाया जाता है। ये कंडीशन रहा। शेप क्या हो जाएगा ट्राइएंगुलर हो जाएगा, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएंगे 120 डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालने के पहले हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं और यह देखने की कोशिश करते हैं कि लिगेंड के साथ जो सेंट्रल मेटल एटम लगा हुआ है वह मेटल के रूप में है कि केटायन के रूप में है। यदि वह केटायन के रूप में है तो उसके ऊपर कितना केटायन बन रहा है तो उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू निकालते हैं। फिर उसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, फिर उसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं और रिमूव करने के बाद हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि ऑलरेडी उसके कौन से ऑर्बिटल खाली हैं। जो ऑर्बिटल खाली हो जिसमें आराम के साथ आसानी के साथ लिगेंड के इलेक्ट्रॉन उसमें फिलअप किए जा सके। ऑलरेडी आराम के साथ जैसे लिगेंड के इलेक्ट्रॉन मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर चले जाएंगे तो एक नया ऑर्बिटल बन जाएगा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा। तब उसमें यह देखा जाएगा कि यह जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा था उस ऑर्बिटल में किस किस उत्कोष के ऑर्बिटल भाग ले रहे थे, यस के भाग ले रहे थे कि पी के भाग ले रहे थे। अगर यस और पी के भाग ले रहे हैं कितनी संख्या में ले रहे हैं, यदि यस का एक और पी का 2 ऑर्बिटल भाग ले रहा है तो वहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। अब आप हमसे एक क्वेश्चन और कर सकते हैं कि सर ऑर्बिटल तो यह भी खाली थे, आपने इसमें लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं भरा, इसमें क्यों भर दिया। तो हाँ बिल्कुल क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए। इसका जवाब यह है कि जो यस ऑर्बिटल होता है उसका आकार गोलाकार होता है और कोई भी चीज़ें अगर गोला है तो उसमें 360 अंश का कोण बनता है और कोई चीज़ें 360 अंश का कोण बनाती हैं तो उसमें तीनों एक्सिस चली आती हैं, एक्स वाई और जेड आती हैं। जबकि जो डी ऑर्बिटल है वह ऑलरेडी डबल डम्बल की हुआ करती हैं, वह ऑन द एक्सिस हुआ करती हैं और बिटवीन द एक्सिस हुआ करती हैं। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिगेंड का आना एक एक्सिस के आधार पे आना पड़ेगा, यानी यहाँ पर और यस उपकोष के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके ऑर्बिटल में लिगेंड के लोन पेयर जा रहे हैं, वहाँ पर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की एक्सिस पर आने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह स्फेरिकल है, यह पूरी तरह से गोला है लेकिन यहाँ पे डंबल के आकार में है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी एक्सिस चेंज करनी पड़ेगी। इसलिए सरल तरीके से लिगेंड का इलेक्ट्रॉन जिधर मूवमेंट कर सके और एस और पी या डी या कोई भी ऑर्बिटल मेटल का हो उसकी कोई भी कक्षाएं हो उसे आसानी के साथ भर सके। भरना है तो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड आराम से बन जाएगा।
और यह देखना रहता है कि उसमें कौन से यस, कौन से पी और कौन से डी और कितनी संख्या में आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने पाया कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के तहत हम किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल और लिगेंड के बीच में जब बॉन्ड बनने लगता है तो उस बॉन्ड के अंदर हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेट टू द बॉन्ड फॉर्मेशन इन द मेटल लिगेंड बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्सेस, मेटल लिगेंड बॉन्ड के बनने में किस तरीके से कौन से ऑर्बिटल कितनी संख्या में कितने आकार में किस एक्सिस के ऊपर आकर के बॉन्ड बना रहे हैं, यह सारी चीजें हम बीबीटी के तहत एक्सप्लेन कर सकते हैं। हो तो गया, रुके रहिए। तो ये आपकी पहली कक्षा में पहली बीएससी थर्ड ईयर के हमने आपको बीबीटी बताया और अभी मैं आपके अगले वाले लेक्चर में आराम के साथ आपको इसके और एग्जाम्पल बताऊंगा और एग्जाम्पल बताने के बाद धीरे धीरे मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यह इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसे बनाता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसे बनाता है और बहुत सारे अपवादी कॉम्प्लेक्स की भी मेटल लिगेंड बॉन्डिंग आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिर उसके बाद टाइम रहेगा तो फिर अगले लेक्चर में आपको सेफ्टी बताऊंगा। ओके, थैंक्स।